टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। समझिएगा, यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का, उसके बदले में आप क्या करते हैं, कोई चीज मॉर्गेज रख देते हैं। हमने शुरू शुरू में थ्योरी में समझाया था आपको कि क्या डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं बाय वे ऑफ फिक्स चार्ज, बाय ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। हम फिक्स चार्ज की बात करते हैं। हमने क्या कर दिया, किसी मशीनरी को, किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट, मतलब सॉरी, मॉर्गेज कर दिया किसी लोन के अगेंस्ट। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर जब हम इशू कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, डिबेंचर को ओरिजिनली नहीं इशू किया, हमने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, when debentures are issued as an additional security to a loan taken by organization, उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी वशीनरी हो जाएगा। मैनेजर कहता है बैंक का कि नहीं नहीं, हमें तो और ज्यादा सिक्योरिटी लोन की चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो, हम डिबेंचर इशू कर देते हैं आपके नाम का। मैंने 50 लाख का लोन लिया, तो जो बैंक का मैनेजर है वो मुझसे 60 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू करवाएगा। ये ध्यान रखना, क्यों करता है ऐसा, ताकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर अनपेड रह जाए तो वो मार्जिन भी कवर हो जाए। तो जनरली लोन जितना होता है उससे ज्यादा अमाउंट के क्या करे जाते हैं, डिबेंचर इशू करे जाते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और इंडियन बैंक जो होते हैं बड़े अप्रीहेंसिव और कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, टू ग्रांट लोन टू द कॉमन पीपल। बट एज फार एज नीरव मोदी, विजय माल्या इज कंसर्न, वो अप्रीहेंशननेस खत्म हो जाती है। वहाँ कोई बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं होती है, सेटिंग होती है ऊपर लेवल पे और काम आराम से हो जाता है। हमें सेटिंग वेटिंग नहीं सीखना, हमें इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है। दो तरह से होता है, ध्यान से रखेंगे। व्हेन विदाउट जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। अब जरा समझिए, विदाउट जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर ओनली, विद जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर ओनली। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को दो तरह से करवाऊंगा, एक विद जर्नल एंट्री, दूसरा विदाउट जर्नल एंट्री। ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल, सिंपल साधारण सा केस है। सबसे खास बात क्या होती है, इसके साथ बैलेंस शीट और उसका नोट्स टू अकाउंट भी अटैच्ड होता है। अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए और उसमें बैलेंस शीट ना बनाए और नोट्स ना बनाए, आउट ऑफ 3 आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा नहीं कुछ। एक नंबर एंट्री का, एक नंबर बैलेंस शीट का, एक नंबर नोट्स टू अकाउंट्स का, 3 नंबर ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है जी, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्या, एक्स लिमिटेड टू अ लोन ऑफ रुपीज 30 लाख, 30 लाख फ्रॉम PNB लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड से उसने क्या कर दिया, 30 लाख का लोन ले लिया। एंड इशूड, एंड इशूड, इशूड 40,000, 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। ये बोला आपसे, करेक्ट, ये क्वेश्चन आपके पास। और केस वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर केस वन में रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल, मतलब विदाउट जर्नल एंट्री। और केस टू जो है वो क्या है, विद जर्नल एंट्री। दैट्स योर स्टोरी। ऐसे करके क्वेश्चन चलना है, विद जर्नल एंट्री। और 40 लाख नहीं, सिर्फ 40,000 लिखना था मुझे, ऐसे करना था। 40,000 डिबेंचर इशू, 40 लाख डिबेंचर। अगर मैं बोलता ₹40 लाख के डिबेंचर तो बात ठीक होती। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, कहीं ₹4 लाख, ₹20,000, ₹40,000 तो नहीं दे रखा। हमने एक बार स्कूल के पेपर में क्वेश्चन दिया, ₹40,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच, ₹4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। अच्छा, ऐसा करती है क्वेश्चन में। लोगों ने क्या करा, ऐसा तो हो नहीं सकता, 4,000 इंटू 1,000 मल्टीप्लाई करके, तीन तीन जीरो एक्स्ट्रा, पूरा ऊपर से नीचे तक क्रॉस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला केस। केस वन, विदाउट जर्नल एंट्री। कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपने। अब विदाउट जर्नल एंट्री का मतलब हुआ कि विदाउट जर्नल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स, लोन लेने की तो एंट्री करनी चाहिए।
आपकी बुक में लोन लेने की एंट्री भी नहीं कर रखी। आई सजेस्ट यू, जब क्वेश्चन करें लोन लेने की एंट्री जरूर से करें। आई सजेस्ट यू, अगर बोले ओनली इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करके दिखाओ तो बात ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन नॉर्मल आया तो लोन लोन कैसे लेंगे पहली जर्नल एंट्री में? बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड। लोन फ्रॉम विच कंपनी? पीएनबी लिमिटेड। कितने का लोन ले लिया? 30 लाख का। 30 लाख का लोन ले लिया, 30 लाख का। व्हाट नरेशन यू विल राइट? टेक टेक अ लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड, दैट्स योर नरेशन, खत्म। आपको डिबेंचर की कोई एंट्री करनी ही नहीं है। हाँ, ये एंट्री तो आपको एसेंशियली करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए। कुछ रीचर्स कहते हैं क्यों नहीं करी बुक में। बुक तो मतलब टीएस ग्रेवाल को लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आप बनाएंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। मैं अभी भी आपको क्या बना के दिखाऊंगा? पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। आपको एग्जाम में पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। आपको क्या बैलेंस शीट बनानी है? सिर्फ डिबेंचर का ट्रीटमेंट शो करके दिखाना है। अगर वो बोले कि शो द बैलेंस शीट, तब पूरा बनाना है। पूरा बैलेंस शीट बनाना सिलेबस का पार्ट नहीं है सीबीएसई में। सीयूटी में तो है वो, खैर। देखिए जरा आगे चल के। अभी तो मैंने सिलेबस वाइंड अप करा ना, जब मैं रिवीजन कराऊंगा इसका तब मैं थोड़े और एडवांस केसेस लेके चलूंगा जो सीबीएसई की लिमिट से बाहर होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सीयूटी का पेपर जो होता है टेक्निकली सीबीएसई के पेपर से कम 20% मुश्किल होता है। होता है एमसीक्यू ही है, लेकिन 20% मुश्किल होता है। ये ध्यान रख के चलेंगे अपने दिमाग में। इसीलिए रिवीजन जो होगा दैट इज फोकस ऑन सीबीएसई के हाई अचीवर्स पे और सीयूटी के स्कोरर्स पे। अब हमने इसको बना दिया इस तरह से। और नीचे करंट ईयर रुपीस। आई होप सब लोग साथ साथ नोट करेंगे। नोट नंबर क्या ऑनलाइन में बोर्ड दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। नाइस, पर्टिकुलर्स। चलिए, सबसे पहले लिखा हम लोगों ने क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर क्या पाएगा आपके पास? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी क्या आने वाला है आपके पास? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स सिर्फ इतने ही रखेंगे। और नोट नंबर 1। ऐसा करके टोटल एक आइटम का होता नहीं, लेकिन कोई बात, लिखते हैं। नंबर 2, एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2। ऐसा करके हम इसको वाइंड अप कर देते हैं इस जगह पे। दिस इज द बैलेंस शीट, इतनी। जब आपके एग्जाम में आए तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है। ये डोंट राइट दिस करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं बार बार बोल चुका हूं आपसे। नाउ नोट्स, सुनो, इधर जगह है, इधर जगह है। नोट्स टू काउंट्स। चलिए, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करते हैं? करंट ईयर और रुपीज लिख दिया। पर्टिकुलर्स और लिखा नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या लिखा? लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड। कितने का? 30 लाख का। इतना लिख दिया, लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड। और यहाँ क्या लिखा? सिक्योर्ड, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, बाय इशू ऑफ 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as a collateral, as a collateral सिक्योरिटी। ऐसे लिख दिया बस। सिर्फ इतना लिखना, कुछ नहीं करना। डिबेंचर के बारे में कुछ नहीं बताना। हमने एंट्री नहीं करी तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? विल नॉट रिकॉर्ड। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ
40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बस सिर्फ इतना लिखना है और काम खत्म। दिस इज डन। ये 30 लाख यहाँ लिखा जाएगा, ये 30 लाख यहाँ लिखा जाएगा। नंबर 2, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स के अंदर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के अंदर क्या लिखेंगे? 30 लाख ही लिखेंगे, उतना ही तो आया हमारे पास पैसा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आया। ऑलराइट, 30 लाख यहाँ, 30 लाख यहाँ, और आपका क्वेश्चन हो गया। दिस इज योर केस 1। जब क्या था? विदाउट जर्नल एंट्री था। तो विदाउट जर्नल एंट्री का मतलब है कि विदाउट जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर्स। लोन लेने की तो एंट्री कर ही रहे हैं हम लोग। और देखो बेटा, लोन लिया तो बैंक बढ़ गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा। परसेंटेज डिबेंचर बढ़ गए तो कहाँ दिखा वो? परसेंटेज डिबेंचर बढ़े तो कहाँ दिखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के दिखे। दिख रहा है कुछ? क्लियर है? इतना ही है बस। इसी को याद रखने में पता नहीं क्या परेशानी होती है। अक्सर अक्सर मतलब बोर्ड का पेपर चेक करते समय अगर क्वेश्चन आ जाए, 60% बच्चे ऐसे गलत करता है। पता नहीं क्यों, मतलब समझ नहीं आता क्यों नहीं याद रख पाता इस चीज को। छोटी सी चीज है, सिर्फ ब्रैकेट में लिखना भर है कि 10,000 डिबेंचर्स, 40,000 डिबेंचर, 50,000 डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेट। कौन सी? बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या होता है? जो भी लॉन्ग टर्म लोन हो, डिबेंचर है चाहे कुछ और तरह के लोन हो। ये क्या चीज है? नोट्स अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो लिखना है वो लिखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग तो डालोगे उसके अंदर, तब डिबेंचर तो शॉर्ट टर्म भी हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या था आपके पास? केस 1 था। केस 2, क्या ऑनलाइन में किसी को केस 1 में कोई दिक्कत है? बताइए मुझे। एनीबडी इज फेसिंग एक्सट्रीमली, एनीबडी फेसिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? तुम लोगों ने करा हुआ है? बोलो। क्या शुरू के 2 क्लास देख के आए हो? बस तो ठीक। हाँ, फिर उससे नहीं काम चलेगा। और सुनो, इसका तो पीछे से कोई लेने देना है ही नहीं यार, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल रॉ उठा के रख दिया है। एक एंट्री करी और बैलेंस शीट बना दी। क्या इश्यू शेयर्स में बैलेंस शीट बनाए थे क्वेश्चंस में? इश्यू शेयर्स में आपने किसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई थी? फिर कैसे काम चलेगा? हमने कहा था सिर्फ बेसिक जनरल एंट्री आनी चाहिए। बैलेंस शीट वाला पार्ट अगर आपको आता है, बैलेंस शीट पढ़ा बताई थी बार बार मैंने, बैलेंस शीट बताई थी। इक्विटी, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो वाला बैलेंस शीट। उसी का तो एक टुकड़ा उठा के रखा है यहाँ पर। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का पहला एलिमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसका पहला एलिमेंट क्या होता है? परसेंटेज डिवेंचर या लोन फ्रॉम बैंक, जो भी लॉन्ग टर्म है। सिर्फ उतना रखा और कुछ नहीं करा हमने। इसको इसकी जगह पे पहुंचाया, उसको उसकी जगह पे पहुंचाया, बस इतना करा है। और ये काम बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट के साथ होता है, ऐसे होता है। अब थोड़ा चेंज देखिए। अभी देखो दूसरे के साथ, देखो क्या होने वाला है। हमने लिखा विद जर्नल एंट्री। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड। कितने का लोन? 30 लाख का। 30 लाख का क्या ले दिया? टुक लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड, ऐसा कर दिया। नंबर 2 एंट्री, अब आपको डिबेंचर की एंट्री करनी है। अब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? थोड़ा स्पेस देखिए। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना? कितना डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 40,000 इंटू कितना कर रहे हैं? 100। कितने के डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 40 लाख के। अब कोई मुझे ये बताए कि क्या हमने इन 40 लाख की जो लायबिलिटी अपने सर पे ली है, इसके बदले में कोई कैश लिया? लिया? नहीं लिया। चेक लिया? मशीनरी ली? नहीं। प्लांट ली? लिया कुछ? क्या लिया? बोलो। कोई नहीं लिया। दुआएं ली किसी की? वो भी नहीं ली। दुआएं तो लिखी नहीं जाएंगी ना, खैर। लिया ही नहीं कुछ भी हमने। तो ये मेरे लिए नुकसान हो गया। मेरी लायबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास पैसा तो आया नहीं। और ये लॉस जो होगा, वो लॉस
वो लॉस हमें नोन ही नहीं है कि क्या बोले उस लॉस को। याद करो, जब हम किसी पार्टनर को जब हम किसी पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देते थे, उस प्रॉफिट का जो हुआ ही नहीं था, क्या बोलते थे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हियर आल्सो वी विल यूज द टर्म सस्पेंस काउंट डेबिट 40 लाख से, और उसके साथ साथ बता देंगे कि कौन सा वाला सस्पेंस है ये। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। विल राइट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कर देंगे। डिवेंचर सस्पेंस इज अ लॉस टू यू, और ये लायबिलिटी है। ठीक है जी। और ये डिबेंचर सस्पेंस आपके लिए फिक्टिशियस एसेट्स है। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बैलेंस शीट में चला जाता था, फिर साल के आखिर में राइट ऑफ होता था। ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। एसेट साइड में जाना चाहिए फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे। और अगर एसेट साइड का आइटम उठा के मैं लायबिलिटी साइड में डालूं तो क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है। ये कहाँ से माइनस होगा वो देखते हैं जरा। और ये मैंने नहीं बोला, ये कंपनीज एक्ट ने बोला, मैंने नहीं बनाया कुछ भी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? 40,000 10% डिवेंचर्स वर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इक्विटी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बनाते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट करके, एन एक्सट्रैक्ट ऐसे करके बैलेंस शीट बना रहे हैं आराम से। सो दिस इज करंट ईयर रुपीज, नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे, और पर्टिकुलर्स। नंबर वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर दोबारा से वही, नॉन करंट लाइबिलिटीज, बिल्कुल सेम है। फिर से लिखेंगे क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नंबर वन, और लगा के डबल लाइन से क्लोज कर दिया। टोटल वो लिखना क्या लिख लिखा दो, था, नहीं लिखना? नोट फॉर? अबे नॉन करंट, अरे नहीं नहीं सर, ऊपर पर्टिकुलर के राइट में। यहाँ क्या लिखा था? सर यहाँ तो पता नहीं, मैं हाई नहीं था, मैंने अभी ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया, तुम अपने जब मन करे तुम उठ के आओ, तुम तो राजा बाबू हो। अरे नहीं सर, सर मेरे घर में लेंस डाटा ले थे तो आई टेस्ट कर रहा था, फिर आ रहा था। हाँ सही बात है। नोट नंबर, अरे इशू शेयर में भी तो बैलेंस शीट पड़ी थी, उसमें भी तो नोट नंबर लिखते थे। तो ये वही वाला है? अरे तो अलग हो जाएगी क्या बैलेंस शीट डिबेंचर में? नहीं नहीं सर। एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर दो, क्लोज कर दिया ऐसे करके। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले लिखा लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड। पीएनबी लिमिटेड से लोन ले लिया भाई, लोन फ्रॉम पीएनबी लिमिटेड, ले लो लोन इससे। ये एंट्री क्यों कर पा रहे हैं इसको? क्योंकि हमने वो एंट्री करी है, वो नहीं करते तो ये भी नहीं कर पाते। लोन फ्रॉम पीएनबी कितना लिया? 30 लाख का लोन ले लिया, दिस इज फाइन। फिर लिखा 40,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, यू हैव रिटर्न 40 लाख, ऐसे 40 लाख लिखा। क्यों लिखा भाई 40 लाख? क्योंकि आपने ये एंट्री करी। और अब इसी के साथ माइनस कर देंगे क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का? 40 लाख का, ब्रैकेट करके राइट द वैल्यू नील। टोटल कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा? इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल ऐसे करके 30 लाख टोटल। दिस वैल्यू इज 30 लाख, दिस वैल्यू इज 30 लाख टोटल हो गया। चलिए,
लास्ट लास्ट नेक्स्ट पार्ट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देंगे कैश एट बैंक, एंड देन यू विल राइट 30 लाख, और खत्म। खत्म, दिस इज डन, दिस इज द ट्रीटमेंट। हो गया क्वेश्चन, हो गया पूरा। बोलिए, खुद देखो क्या डिफरेंस है, क्यों है मतलब, अरे इसमें फर्क दोनों है, को सही है। फर्क है, सेम नहीं है दोनों भाई। हाँ सर एक एक्स्ट्रा एंट्री पास तो करिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भाई एक बात बताओ मुझे, सुनो ध्यान से। आपके पास डेटर्स हैं 5 लाख के, और आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 50,000 के, ठीक है जी। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मेथड वन, मेथड टू। मेथड वन है, बैलेंस शीट बनाई, डेटर रखे यहाँ 5 लाख के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 के। दिस इज मेथड वन, है ना, है। अच्छा, मेथड टू, बैलेंस शीट बनाई, एसेट साइड में चला गया, क्या लिखा, डेटर 5 लाख का माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 का, 4.5 लाख का। लेकिन बैलेंस शीट तो अलग अलग तरह से बन रही है। तो जब कंपनीज एक्ट आपको फ्रीडम देता है, या ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, तो ऐसे ही कुछ बन के आता है। कंपनीज एक्ट गिव्स यू अ फ्रीडम कि या तो आप उसे, देखो डिबेंचर हमने इशू किया, उनका कोई कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं, तो या तो आप उन्हें बिना एंट्री के लिख दो तो दिखेगा नहीं, विद एंट्री लिखो। कुछ कहते हैं अकाउंटेंट, ना ना ना, हम तो क्या करेंगे, फुल डिस्क्लोजर फॉलो करेंगे, अगर डिबेंचर इशू है तो हम तो एंट्री करेंगे और दिखाएंगे भी। कहना दिखा दो भाई। हाँ, जब एग्जाम में करना हो तो मेथड टू से करना, एंट्रीज के साथ दिखाना उसको, ऐसा करना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस, जैसे ऐसे लिखा है उसमें, वो भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। हाँ अच्छा सुनो जरा, बेटा तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम बोल क्या रही हो। लोन राइट ऑफ का मतलब जानती हो? लोन राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि लायबिलिटी खत्म कर देना। हाउ विल यू राइट ऑफ योर लायबिलिटी? लायबिलिटी राइट ऑफ का मतलब होता है तुमने, मैंने तुमसे 50 लाख का लोन लिया, अब मैंने बोला ईयर एंड आ गया है, तन्वी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी लायबिलिटी राइट ऑफ कर रहा हूँ। राइट ऑफ का मतलब उसे खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर लूंगा, वो तो पेमेंट करके खत्म होगा। नहीं नहीं, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी, वो आपके सिलेबस में नहीं और टीचर्स बताते भी नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मैं एक दो एग्जांपल दिखा के आपको दिखाऊंगा कि अगर आप लोन न पे कर पाए तो क्या होता है डिबेंचर सस्पेंस के साथ, क्या होता है परसेंटेज डिबेंचर के साथ। आपकी बुक ने अधूरा ट्रीटमेंट दे रखा है आपको, मैं भी दिखाऊंगा पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है। तब आपको समझ में आएगा कि लोन राइट ऑफ कभी नहीं होता। लोन राइट ऑफ जो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होते हैं, और बहुत सारी बॉडीज होती हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद, उनकी अप्रूवल के बाद, हो सकता है पार्लियामेंट का भी अप्रूवल, पार्लियामेंट में जो कंसर्न मिनिस्टर है, जैसे मान लिया एक बैंक कहता है कि विजय माल्या भाग गया, अब हम उसका लोन राइट ऑफ कर देते हैं। तो लोन राइट ऑफ करने का मतलब उसे एनपीए बना लेना। एनपीए जानते हैं क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना देना। और फिर जब बहुत समय तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोटिफिकेशन इशू करती है बैंक्स को कि 2001 तक जितनी भी एनपीए थी सबको राइट ऑफ कर दो। और तब उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना पड़ता है बैंक को, अपनी लॉस माना जाता है उसको बैंक के लिए। बैंक बहुत चतुराई से क्या करते हैं, उसे एनपीए बना देते हैं, लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल के उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। राइट ऑफ करेंगे तो उनके लॉसेस नहीं हो जाएंगे ज्यादा। भाई कोई कोई 10 कोई 2,000 करोड़ का लोन ले गया और कहता है मैं नहीं दे रहा, तो बैंक उसको राइट ऑफ थोड़ी करता है, एनपीए बना देता है उसको, एसेट्स में दिखाता है उसे तब भी। राइट ऑफ करने की परमिशन बैंक के पास है ही नहीं। राइट ऑफ कैसे होते हैं लोन, जैसे मैं बताता हूँ। पहले ना 70s में 80s में मिनिस्टर्स के पास बड़ा पॉपुलर तरीका होता था, वो गांव में जाते थे, लोन मेला, समझ रहे, लोन मेला वो ऑर्गेनाइज होता था। उसमें क्या होता था, किसान आते थे और बैंक से लोन लेते थे, गाय लेने के लिए, भैंस लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वो किसान क्या करते थे, गाय भैंस तो खरीदते नहीं थे, उसको उड़ा देते थे, तो बाद में एक ही भैंस होती थी, वो उसको दिखाते थे ये मैंने खरीद ली थी। वो भैंस किराए पे चलती थी, 2-4 रुपए के किराए पे चलती, ये भैंस मैंने दिखाती।
कैसे पहचानेगा कोई मैनेजर? ये वही वाली भैंस है। अब सरकार ने बड़ा चतुराई से काम किया। अभी मैं अपने होम टाउन गया, मैंने देखा कि सरकार ने क्या कर रखा है, जो भैंसें सरकारी पैसे से खरीदी गई, उनके कान में पीतल, उनके कान में पियर्सिंग करके, जैसे हम झुमका पहनते हैं ना, ऐसा एक पीतल की छोटी सी पट्टी टाइप की लगा रखी है, जिसमें बैंक का नाम, लोन सैंक्शन और वो हल्का सा प्रिंट करके रखा है मेटल का, विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम टू दैट एनिमल। अब तुम जाओ, कहाँ है तुम्हारी भैंस, दिखाओ। पहले पड़ोसी की भैंस दिखाते थे, ये है मैंने ये खरीदी है। अब नहीं दिखा सकते ना, कान पे बूंदी लगी हुई है। पर जिस दिन लोन चुकता हो जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा, ऐसा करके। सर पियर्सिंग करने में दर्द नहीं होगा? भाई बेटा आप बताओ, आपकी पियर्सिंग में दर्द हुआ था क्या? ये पीछे नैतिक पूछ रहा है कुछ। बेटा कुछ ऐसा करना, सहेली से पूछना अपनी कि दर्द हुआ या नहीं हुआ। व्हाट क्वेश्चन, दर्द नहीं हुआ बता। हम कोलेटरल सिक्योरिटी पूछ रहे, करे कान क्षेत्र से में दर्द नहीं हुआ। नैतिक और कौन पूछेगा? संस्कृत में एक, मतलब एक मूर्ख शिरोमणि होते हैं जिन्हें बोला जाता है गधर्व। सॉरी, रिकॉर्डिंग में चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। तो सरकार क्या करती थी फिर? लोन मिला, दिया, किसानों को लोन दिया, इलेक्शन का ये किसान लोन देते, सरकार को वोट देते थे। फिर जो मिनिस्टर पावर में आता था, तो वो सारे लोन क्या कर देता था? फ्री कर देता, स्क्रैप कर देता था। क्या करेगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑर्डर है, स्क्रैप कर दीजिए, कर देते थे। तो लोन राइट ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। अब ये चलते हैं आगे। अब अपनी बुक खोलिए, एक दो इलस्ट्रेशन देखिए, सिर्फ पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। फिर बताऊंगा कि अगर आप लोन न पे कर पाए तो ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक चीज कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें जो कंसेप्ट है, जब लोन डिफॉल्टर वाला होता है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो। यहाँ लिखा, Hayat Limited took a loan of 8 lakh from State Bank of India by issue of 10,009% debentures of rupees 100 each as a collateral security. How issue of debenture is shown in the balance sheet? अब क्वेश्चन ये नहीं कि बैलेंस शीट बनाइए, क्वेश्चन है डिबेंचर कैसे शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, वो क्वेश्चन है। विद जनरल एंट्री नॉट, व्हेन द जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, ये रहा केस। जब जनरल एंट्री पास करी, ये रहा केस। ठीक है जी। अब इस वाले क्वेश्चन में तो बैंक की एंट्री लिखनी नहीं है आपको, क्योंकि डिबेंचर की बात कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन अगर रूटीन क्वेश्चन हो, व्हाट आर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तब आपको करनी है। देखिए इसका, आगे क्या लिखा है नीचे, हाउ द इशू ऑफ डिबेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। हाउ लोन टेकन शोन इन द बैलेंस शीट नहीं बोला, हाउ इशू ऑफ डिबेंचर बोला है। अब मैंने लोन लेने की भी बात करी है। हाँ, कोई गलत नहीं होगा, बोला ना मैंने। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इक्विटी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बस आगे ऐसे कुछ नहीं लिखा। फिर नीचे चले आए, लोन फ्रॉम किससे ले लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में क्या लिखा? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, खत्म हो गया। दूसरा केस, जब वो बोले एंट्री लिखिए, तो एंट्री क्या बना है? डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर 9 लाख से। और जरा सोल्यूशन में देखिए, फिर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000, 10%, 9% डिबेंचर 10 लाख, माइनस डिबेंचर सस्पेंस निल, अमाउंट टोटल 9 लाख। केस खत्म हो गया, खत्म केस। दिस इज इजी। ठीक है, अब जरा देखिए इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन नंबर 25 जो आपके पास है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, पर आपकी बुक में क्योंकि अधूरा ट्रीटमेंट दे रखा है, तो मैं पूरा ट्रीटमेंट के लिए आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। अगर ये लोन न पे कर पाए कंपनी, तो तब डिवेंच, तब हाँ, सिलेबस का पार्ट नहीं, फॉर एनरिच नॉलेज है बस ये। ठीक है, देखिए तरह कैसे करते हैं इसको, बोर्ड साहब। ये इलस्ट्रेशन 25 जो आपकी बुक की है, उसमें क्या बोल रखा है आपसे? जी लिमिटेड ने इशू किया 10,000, 10% डिवेंचर 100 इज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन रुपीज 8 लाख फ्रॉम देना बैंक। आगे बोला आपसे, कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लैंड एंड ऑन विच इंटरेस्ट रिपेबल वाज 2 लाख 31 मार्च 2023। और देना बैंक ने 31 मार्च 2023 को एक्सरसाइज राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिबेंचर्स बीइंग इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला आपसे। ठीक है, मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनली क्या हुआ होगा जब हमने डिबेंचर को इशू किया होगा तब। तो देखिए, जब भी ये लोन लिया होगा, आपने एंट्री लिखी होगी बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम देना बैंक। अब ये देना बैंक मर्ज हो चुका है किसके अंदर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देना बैंक मर्ज हो चुका है। इसका असली नाम था देवकरण नानकर्णी बैंकिंग लिमिटेड। देवकरण और नानकर्णी दो लोग थे, दोनों ने मिला के जब बैंक बनाया था, मुंबई का बैंक था, छोड़ दीजिए अब, देना बैंक।
लोन कितने का लिया इसने? 8 लाख का। ये एंट्री आपकी हुई होगी जब लोन लिया था आपने, ऐसा करके ध्यान से देखना बस, एक एंट्री। दूसरी एंट्री आपने लिखी होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर बोले हैं? 10% डिबेंचर अकाउंट, और कितने के बोले हैं? 10,000, यानी कि 10 लाख, 10 लाख, ऐसे करके ये एंट्री आपकी ओरिजिनली हुई होगी। ठीक है। 31 मार्च 2023 को कंपनी ने डिसाइड करा कि क्या करने वाले हैं अब आप। कंपनी को पता, मतलब बैंक को पता चल गया कि भाई ये लोन हमारा आएगा नहीं अब, और एंट्री वापस करनी है, उसको उसको एडजस्ट करना है। कैसे करना है जरा देखेंगे अब आप। और 31 मार्च 2022, मतलब जब भी लोन का डेट था, जब भी लोन लिया था, तब से लेकर अब तक 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है जो आउटस्टैंडिंग है। भाई बंदा जब प्रिंसिपल नहीं दे पा रहा, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, तभी तो डिफॉल्टर कहलाएगा। कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? 31 मार्च 2023 को क्या काम किया कंपनी ने? ये एंट्री को खत्म किया, हटा दिया इसको। क्या एंट्री करी पहले? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 10 लाख से और 10 लाख से। दिस इज द एंट्री। मतलब ये एंट्री को रिवर्स कर दिया। आपने क्या किया? वो 10% डिबेंचर और दूसरा वाला आइटम तो उसे कैंसिल कर दिया। इसके बाद फिर सेम डेट को आपने क्या एंट्री करी होगी? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कौन सा लोन? देना बैंक का जो लोन था, उस पर इंटरेस्ट भी तो बोला क्वेश्चन है, 2 लाख का, 2 लाख का, 2 लाख का। ये एंट्री करी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक इज ड्यू। ड्यू हो गया और पे नहीं करा, ड्यू एंड नॉट पेड, ऐसा एंट्री कर दी। अगले, अगर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते एंट्री, अगर पे कर देते तो, पे नहीं किया तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है जी। अब देखिए आगे एंट्री और। अब आप क्या करेंगे? अब आपने क्या करना है कि वो जो लोन था, ये जो लोन था, ये तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना बुक्स में? कर रहा नहीं कर रहा होगा? राइट ऑफ से क्या नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस लोन को खत्म करेंगे। लोन फ्रॉम देना बैंक डेबिट 8 लाख का। ये आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग ये वाला भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 2 लाख का। बेटा इसे ध्यान से देख ले, ये आएगा नहीं। और टू टू क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया यहाँ पर? दूसरा नई कैटेगरी का डिबेंचर बना दिया। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के? 10 लाख के। आपकी बुक ने क्या कर रखा है? एक एंट्री ये बनाई और एक एंट्री ये बनाई। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख का और 2 लाख का। ये एंट्री भी बुक ने खा ली, नहीं करी। तो देखिए जरा, आपकी बुक ने क्या करा? ये एंट्री तो खैर आपको बोला कि करनी नहीं थी आपको, तो जब लोन डिफॉल्ट हुआ तब क्या था? जब लोन डिफॉल्ट हुआ सबसे पहले इसे खत्म करेंगे आप, इस एंट्री को हटा देंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर को हटाइए, न्यू कैटेगरी के डिबेंचर में उसे कन्वर्ट करना है आपने। ये प्रोसेस होता है। आपने ये एंट्री खत्म कर दी। फिर आप क्या करिए? इंटरेस्ट को ड्यू करिए। जितना इंटरेस्ट पेंडिंग था उसको ड्यू कर लीजिए, वो होता रहेगा ड्यू अकाउंटिंग में। आपने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर दिया। फिर ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन था और जो ऑलरेडी लोन था, उसको क्या करिए? डेबिट करके खत्म करिए। उन दोनों को मिलाकर क्या करिए? 10% नए डिबेंचर इशू करिए। और फिर वो जो लोन था डेबिट साइड वाला, ये बच गया ना अभी, इसे भी कैंसिल करिए। अब जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुई है सारी की सारी। गॉट इट? बुक ने क्या करा? एक एंट्री ये दिखाई और एक एंट्री ये दिखा दी। तो खुद सोचो, मैंने पहली एंट्री करी 10% डिबेंचर, दूसरी करी डिबेंचर सस्पेंस, अगली एंट्री में मैंने क्या कर दिया? लोन फ्रॉम देना बैंक डेबिट कर दिया। वो तो समझ में आता है कि ऐसा क्रेडिट हुआ था, कर दिया। पर भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन डेबिट कैसे हो गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन तो लायबिलिटी थी, ये डेबिट कैसे हो गई? इसे भी क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑफ कर रहे हैं। अब होता है राइट ऑफ करना।
ये इंटरेस्ट राइट ऑफ करा है, ये लोन को राइट ऑफ करा है। मतलब हमने क्या किया, लोन को उसको खत्म करा और एक नए कैटेगरी ऑफ लोन में उसको कन्वर्ट कर दिया। अरे सस्पेंस कहाँ, राइट, सस्पेंस तो अपनी जगह हाँ हाँ हाँ, सस्पेंस तो बेटा उसी समय बैलेंस शीट में खत्म हो गया ना। और वो जो डिवेंचर आपने बैलेंस शीट में रखे थे उनको खत्म किया, सस्पेंस भी गया उसके साथ साथ, कन्वर्ट ही तो हुआ। यहाँ कन्वर्ट, यहाँ क्या हुआ, लोन फ्रॉम देना बैंक, उसका इंटरेस्ट फॉर्मली अब कन्वर्ट हो गया। और ये राइट किसने दिया, हमने दिया उसको, लोन लेने वाले ने। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपकी वो टर्म्स एंड, बैंक जब आपको लोन देता है इतने सारे डॉक्यूमेंट साइन कराता है, लिखता है कि अगर डिवेंच अगर लोन अगर नहीं पे करा, कुछ भी नहीं करा, हम आपकी पेनल्टी डालेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बुक में जो दो एंट्री दिख रही है, समझ में आया क्या था उसका रीजन? उन्होंने ये एंट्री नहीं लिखी थी, ये वाली एंट्री नहीं लिखी थी, और ये वाली एंट्री नहीं लिखी थी, आपको दो एंट्री करके क्वेश्चन खत्म करा दिया। तो जब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट दिस इज फॉर योर एनरिच लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आपका क्या हुआ, खत्म हुआ कंसेप्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा एक और चीज देखिए जरा, क्वेश्चन देखिए आप पेज नंबर 9.49, 9.49 में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे पास बुक नहीं है यार, कैसा, उधर बैठो उसके साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, केस ए, केस बी, केस सी। केस सी क्या है आपके पास, ऑनलाइन में कोई बताइए केस सी में क्या लिखा हुआ है। हाँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए क्या लिखा हुआ है, कोलेटरल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। लिखा नहीं लिखा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। और 3 नंबर के 9.41, सॉरी 9.49, आई एम सॉरी 9.49 में, केसी issued 10,000 11% debenture 100 each as a collateral security in favor of State Bank of India. Company opted to pass a journal entry for issue of debenture. सिर्फ issue of debenture की क्या बनाई, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, खत्म हो गई एंट्री। 1 नंबर का क्वेश्चन। कोलेटरल सिक्योरिटी फुल फ्लेज क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर की फॉर्म में भी ये इस तरह से आ सकता है। गॉट इट? चलिए, दिस केस इज डन। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने किया, ये जो किया दिस इज फॉर एनरिच लर्निंग, पर बहुत ध्यान मत देना। अब मैं नहीं कह सकता, ये चैप्टर मैंने नहीं डेवलप किया, नहीं, सुन लीजिए। इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन में 2 केस हम लोग अभी देखे चल रहे हैं। पहला, परचेजिंग अ मशीनरी, दूसरा परचेजिंग अ बिजनेस। फिर हम प्रमोटर को अंडरराइटर को भी दे देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो पहले लेके चल रहे हैं बिजनेस अक्वायर नहीं, एसेट्स खरीदने वाला। तो लिखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, ये इशू शेयर का रिवीजन हो रहा है, ध्यान सुनना। मशीनरी वर्थ ₹5 लाख फॉर ₹6 लाख एंड issued 10% debentures of ₹200 each at ₹249। ठीक है जी, 249 में इशू कर दिया। आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए। 249 जाने का मतलब क्या हो रहा है पता है, कि फ्रैक्शन में आएंगे डिवेंचर्स। हाँ, फ्रैक्शंस में, पॉइंट में आएगा आंसर। चलिए पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, याद है वेंडर? हाँ, वेंडर, क्या बोली, कितना लिखूंगा, 5 लाख या 6 लाख? 6 लाख, 6 लाख। 6 लाख। क्या लिख दिया, परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम वेंडर। दूसरी एंट्री करने से पहले यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ
डिबेंचर्स कैसे निकलेगा वो? अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर। बोला कितनी बार बोला मैंने, 3 नंबर होते हैं क्वेश्चन में, एक इसका, एक इसका और एक इसका। इशू प्राइस पर डिबेंचर 6 लाख डिवाइडेड बाई 249। नंबर ऑफ डिबेंचर बताइए कितने आए? कौन है? सर चलिए 2409। वैल्यू बताइए कितनी आई? पूरा पूरा थोड़ी आएगा। 6 लाख 2409.63। आप 2409 लेके चलेंगे। वेंडर डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख 2409 इंटू कितना रुपए का डिवेंचर एक है? 200 रुपए का, इंटू 200। 249 इंटू 200 481800। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2409 इंटू कितने से करेंगे? 49 से करेंगे। इंटू 49 किया 118041। कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर देखिए, टू बैंक बोलकर यू विल राइट 9। और कितना आ जाएगा ये? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? 9 और 1 10 हो गया, 4 और 1 5 5 159 का। ऐसे क्या लिखेंगे? 2409 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, खत्म, दैट्स योर केस। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा मिलेगा नंबर आपको। डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए ना। अच्छा, बहुत क्यूट बुद्धि बच्चे क्या करते हैं पता है? 6 लाख और 80, इसका डिफरेंस यहाँ डाल देते हैं। प्रीमियम ही होगा। प्रीमियम कैसे होगा? प्रीमियम तो कैलकुलेट करेंगे पहले आप, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर ले तो क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, आप नोट कर लो, नोट जल्दी से। जेड लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ रुपीज 9 लाख एट रुपीज 5 लाख and issued 10% debentures of rupees 100 each at 25% premium, comma, redeemable at 30% premium. Now this is your question. ये क्वेश्चन है। आपने 9 लाख की मशीन 5 लाख में खरीद ली, उसके बदले में डिबेंचर इशू करे, और वो डिबेंचर 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम पे करे, जिनका रिडम्पशन भी है कितने पे? 30% प्रीमियम पे है। तो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन भी हो गया। बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। इश्यू कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, कंसिडरेशन अदर देन कैश में इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोल रहे? कहाँ की एप्लीकेशन आएगी? बाइफरकेशन थोड़ा ये क्वेश्चन में, लमसम का क्वेश्चन है। कहाँ है एप्लीकेशन? बता तू जरा, लिखा है कहीं पर? एप्लीकेशन कहाँ से आएगी फिर? अरे सुनो भाई, आइए पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, कितने रुपए से? 5 लाख, 5 लाख से। ठीक है जी, एक क्वेश्चन। नंबर 2, बिफोर आई प्रोसीड फॉर नंबर 2 एंट्री, मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखिए कैसे निकाले। 5 लाख
डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना 125, 5 लाख अमाउंट पेबल टू वेंडर और इशू प्राइस पर डिवेंचर 125, कितने डिवेंचर आ गए? 4000 डिवेंचर आ गए। ठीक है, क्या लिखा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख से, थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना लिखा? 4000 इंटू फेस वैल्यू हमेशा। और एक बात देखिएगा, एक बात क्या देखना कि ये जो डिवेंचर थे, ये वाले डिवेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर कितने में इशू हुआ? 125, दैट इज इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? रिडम्पशन वैल्यू 130, ऐसे। तो 4 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है, 25 रुपीज का। क्या बोलेंगे उसे? प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 इंटू 25, 1 लाख रुपया, दोनों बराबर है। दूसरा सवाल जिंदगी का, इसमें इसमें डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। क्या नाम देंगे उसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4000 इंटू 30, 1,20,000। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 1,20,000, ऐसा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? 4000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, नंबर 3। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट लॉस कर देंगे? नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपके पास अभी। तो क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो आए ना आए नोट तो करते चलो साथ साथ, तभी तो पहुंचोगे इस जगह पे। कितने रुपए का हो गया? 1 लाख। क्या लिख दिया इधर? सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद अब जितना डिफरेंस बच गया किससे जाएगा वो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना? सिर्फ 20,000। 20,000 तो बच रहा है। 2, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 1,20,000। खत्म क्वेश्चन, डन हो गया। आप देख रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल कंसिडरेशन अदर देन कैश में कैसे हुआ। चले आगे थोड़ा सा, होगा होगा, अभी तो नहीं बता रहा मैं। हाँ, क्या करना? रिडम्पशन की एंट्री सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, मैंने वैसे सिखाई है, नहीं करनी रिडम्पशन की एंट्री कहीं भी। ठीक है जी, तो पीछे से क्लियर है यहाँ तक? भाई कहता ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। टीएस ग्रेवाल में था या होगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। दिखा रहा हूँ ना, कैसे दिखा रहा हूँ कंट्रोवर्शियल क्या था। इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। आइए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख एंड इशूड 10,000 10% debentures of rupees 100 each to vendors। 12 लाख की मशीन खरीद ली और क्या कर दिया? 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच वेंडर को इशू कर दिए। आपको बोला जनरल एंट्री लिखिए, लिखिए जनरल एंट्री। दैट्स योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कनिष्का, अन्य, क्वेश्चन इज ओके? आपने 12 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, उसके बदले में 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच वेंडर को इशू कर दिए। जनरल एंट्री बनाइए, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनता है? नंबर 1। का ऑडियंस बोल पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 2 लाख 12 लाख टू वेंडर्स अकाउंट 12 लाख से, ऐसा किया। दूसरी एंट्री, वेंडर्स अकाउंट
डेबिट किया 12 लाख से टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू किए? 10,000 इंटू कितना किया? 100 रुपया, 10 लाख। और बाकी का क्या कर दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। क्वेश्चन क्लोज कर दिया। कंट्रोवर्सी ये थी कि इन्होंने अपनी बुक में क्या आंसर दिया। पहली एंट्री लिखी मशीनरी अकाउंट डेबिट 12 लाख से टू वेंडर्स अकाउंट 12 लाख से। दूसरी एंट्री लिखी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख से टू 10% डिबेंचर 10 लाख से। और टू फिर से मशीनरी क्रेडिट कर दी 2 लाख की, कि भाई देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, ऐसा कर दिया। अरे भाई ऑथर ने लिखा तो क्या कर सकते थे। तो बाद में जब डिस्कशन आया उन्होंने कहा ठीक है इसको छोड़ दीजिए, फॉलो दिस मेथड, खत्म। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी, बट इट वाज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट ऑन अ ग्रुप, ऐसा करके चलो। ठीक है, कहीं दिख जाएगा क्वेश्चन तो थोड़ा संभाल के चल लेना, ऐसे करके, है ना। वापस नहीं करना पैसा, हम उसको मानेंगे कि हमने क्या कर दिए, प्रीमियम पे उसको क्या कर दिए, इश्यू कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए छोटा सा। क्या है? मंडे वेडनेसडे वाले नहीं मानते हैं। ठीक है, चलो चलो इधर देखो। एक्स लिमिटेड, अरे इधर देखो भाई। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 8 लाख, पेड पेड 20% अमाउंट इन कैश immediately and for the comma accepted a bill for the 50% of the balance amount and issued issued 10% debentures of rupees 100 each at 10% discount for the remaining amount। ठीक है, these debentures are redeemable at 20% premium after 5 years। आपको जनरल एंट्री बनानी है, बस इतना सा क्वेश्चन। बस ये 100 ईच एट 10% डिस्काउंट बोला मैंने, ये मैंने गलत लिख दिया था, इसको डिस्काउंट है ये, सो राइट इट डिस्काउंट। चलिए, हो गया। 100 रुपीज का डिबेंचर 90 में इशू हुआ, रिडम्पशन कितने में हो रहा है? 20%, 120। रिडम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अमाउंट कितना बोले? 8 लाख। वेंडर को कितना है? 20% अमाउंट, यानी कि बैंक 60,000 टू वेंडर 7,40,000। पहली एंट्री ऐसे होगी, इमीडिएटली पे कर दिया। ठीक है, 160 है तो कितना हो जाएगा? 640। दूसरी एंट्री में जरा देखिए, वेंडर डेबिट 640 से टू बीपी, इसका 50% है ना, कितना? 3,20,000। और बाकी का जो 3,20,000 है उसके बदले में क्या इशू कर रहे हैं आप? 90 रुपीज का डिबेंचर। कितना हो गया बताइए, काटिए कितना आता है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 3,20,000 डिवाइडेड बाय 90, 3,555 ऐसे।
गड़बड़ होगी काफी, देखिए अब। 2, 10% डिबेंचर टू बीपी, 3,20,000 का, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 3555 इंटू 100, 3555100, ऐसे। टू, यहाँ देखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 3555 इंटू 10 से 35, ऐसे डिस्काउंट था। टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3555 इंटू कितना 20, कितनी वैल्यू हो जाएगी 71,000। क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 71,000 से। डिफरेंस आ रहा है कुछ, 71,100 नहीं, 71,000 होगा। 35,200 का डबल ही तो है। 35,000 का डबल 70,000, 500 का डबल 1,000 रुपया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 71,000। अच्छा सुनो, सॉरी सॉरी, दिस इज 555, सही बोली वो, ऐसे होगा, दिस करेक्ट। और ये 550 होगा, ऐसे, ऐसे बनेगी वैल्यू। ये 71,100 होगा। अब बताइए डेबिट क्रेडिट में कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया देखो। 150, 50 रुपीज का लग रहा है मुझे तो, 50 रुपए का। ठीक है पूरा। और एक एंट्री और करनी पड़ेगी अब आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितने से, जरा देखिए कितना बनता है। टू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, और टू, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, कितने का 35,550, 71,100, 0,566 1 लाख, ये राइट ऑफ करने की एंट्री। और अब क्वेश्चन खत्म हो जाके, दैट्स योर आंसर। तो आज की क्लास को विल वाइंड अप हियर। मशीनरी खरीदने वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, और कोलेटरल सिक्योरिटी तो खैर कुछ सिर्फ रिवाइज ही करना है उसको।